Assalamualaikum, good morning, सुबह बखैर। Good morning everybody, welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah here. क्या हाल चाल? Thank you very much. भाई अब रात गए और अल सुबह हमें ख़बर मालूम हुई कि सेनेटर रहमान मलिक साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता करे। और साथ ही ये भी बता दें कि इन केस यू वर वंडरिंग कि उनको क्या हुआ, तो ही गॉट कोविड और द कोविड बिकम कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो काफ़ी दिनों से वेंटिलेटर पर थे एंड ही कुड नॉट मेक इट। तो इसमें एक लेसन ये है कि अभी भी हम आपको दोबारा से याद दिलाएंगे कि वैक्सीनेशन इज़ अवेलेबल, प्लीज़ गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड और अपना बहुत ज़्यादा बीमार होने का चांस जो है वो ज़रूर आप कम करें, बिकॉज डेफिनेटली आई एम प्रिटी सर्टन कि सेनेटर साहब ने भी ऑब्वियसली वैक्सीनेशन वगैरह तो लगवाई होगी, लेकिन उसके बावजूद मतलब उससे बड़ा बचाव होता है, लेकिन things have to go wrong तो उसके बावजूद। अच्छा, 2008 से 13 तक के वज़ीर दाखिला तो रहे। बहुत सारी बातें हैं जो उनके करियर के बारे में की जा सकती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वन थिंग विच वाज एक्चुअली टॉक्ड अबाउट एट दैट पर्टिकुलर टाइम एज वेल, वो थी इनकी रंगीन टाइयाँ। भाई इनका स्टाइल आप उस स्टाइल में ले आए, बिकॉज इनके पास सॉलिड कलर्स की बेशुमार किस्म की सैकड़ों मेरा ख्याल है होंगी टाइयां। वी कुड टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ हिज यू नो इनकी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स, बट ये बड़ी नुमाया थी, इसके बारे में बड़ी बात होती थी एंड ही वाज वेरी प्राउड ऑफ इट एंड द कलर्स दैट यू परहैप्स कुडंट इवन इमेजिन, यू नो, ऑरेंजेस एंड वेरी ब्राइट ग्रीन्स। तो पर्सनालिटी इनकी बड़ी कलरफुल थी। सो आई माई सेल्फ आई हैव अ लॉट ऑफ टाइज और मैं खुद भी बड़ा यू नो फॉन्ड हूँ कि टाइयाँ जहाँ अच्छी मिलती हैं वहाँ ले लेता हूँ, लेकिन ये एक वो थे जिनके पास मेरा ख्याल है शायद ही कोई रंग होगा जिसकी टाई इनके पास नहीं होगी। खैर जनाब, आज दिन का आगाज़ ना मेरा थोड़ा सा टेंशन के साथ हुआ है, क्योंकि आज बहुत बड़ा मैच है क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में। आज वीकडे पे एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है और लेट्स सी कि क्या होता है कि हाउसफुल मैच होगा। इट इज गोइंग टू बी लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। एक तो मुल्तान सुल्तान तो ऑलरेडी क्वालिफाइड था ना कि वो ये वाला मैच होगा, लेकिन लाहौर प्लेइंग इन लाहौर, तो आप जरा अंदाजा कर ही लें कि एनीथिंग कैन हैपन एंड ऑफ कोर्स दुआएं हैं, बड़े चांस तो 50-50 हर किसी के पास है ना जीतने का। सो लेट्स सी कि आज क्या होता है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और बिसाइड्स अब तो कुछ चंद ही मैचेस रह गए, आपको पता है इस वीकेंड पे तो फाइनल हो जाना है। बिल्कुल। सो इट विल बी डन एंड ओवर विद PSL 7। सो आज के मैच के हवाले से भी बात करनी है और भी बहुत सी खबरें हैं। भाई अटॉर्नी जनरल ने जियो न्यूज़ से कल गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया है, प्रॉब्ली चेंज ऑफ हार्ट हुआ है कि जो मौजूदा शक्ल में पी का ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया है ये ऐसा नहीं रहेगा और इस सिलसिले में वो पॉलिसी बयान अदालत में देंगे। तो आई थिंक कोई वज़ीर आज़म को भी ख्याल आया और उन्होंने कहा कि हुकूमत का कोई इरादा नहीं है आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने का। यानी पहले फारूक नसीम साहब बरमला आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जनाब सबसे मुशावरत हुई। There is a thing called testing waters, you know, to see how it goes, कि जब हम अगर ये पूरे ऑल आउट ही आके बात करेंगे तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा, आवाम का क्या रिएक्शन होगा, पीपल हु आर कंसर्न्ड उनका क्या रिएक्शन होगा। तो मे बी दिस वाज जस्ट अ वे टू टेस्ट इट। हालांकि ये भी अजीब सी बात है कि पहले ही आपको अंदाजा तो था, बट लेट्स सी एक्चुअली इसकी भी डेवलपमेंट क्या होती है। अच्छा जी। सो भाई नॉट दैट, वैसे तो फैक्ट है कि मुल्तान सुल्तान एक एक्सेप्शनल टीम के तौर पर सामने आई है इस टूर्नामेंट में, लेकिन फिर भी आपने जो ये बात की है ना, इससे थोड़ी तसल्ली हुई है कि हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा। क्यों आप क्यों एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि हार कौन रहा है? मतलब ये तसल्ली तो तभी और ये बात भी हकीकत है, अपनी जगह हकीकत है कि मुल्तान एक ही मैच हारी है और लाहौर कलंदर से ही हारी है। देखिए बाकी व्हाटएवर वी वांट, फोन बंद कर ले, मतलब हम जो भी हमारे दिल की तमन्ना और ख्वाहिश वगैरह हो, बट मुल्तान सुल्तान इज अ स्ट्रॉन्ग टीम। सो इफ दे वर टू विन, I mean, they deserve it, and if they did not win, well, they did deserve to win because they actually have been the consistently strong team. बाकी और उनके साथ बहुत ज़्यादा तब्दीलियां भी नहीं हुई है ना, मतलब अब उधर से राशिद खान भी चले गए, मुख्तलिफ टीमों में मुख्तलिफ प्लेयर्स निकल गए, IPL भी शुरू हो रहा है, और रिजवान और शान मसूद की जो पार्टनरशिप है, नेशनल ड्यूटीज भी आ गई, अजीम पार्टनरशिप है। सो शान मसूद, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की फॉलो करते हैं तो यू वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि शान मसूद ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। मतलब फ़ख्र तो हैं ही, उसके अलावा शान मसूद उनके पीछे पीछे मौजूद हैं एंड ब्रिलियंट तीसरे नंबर पे हैं बाय द वे इन टॉप प्लेयर्स ऑफ दूसरे नंबर पे हैं बैटर्स 407 बिल्कुल तीसरे नंबर पे। अच्छा जी, ये सारी डिटेल्स और ये ट्रिविया तो आपको पता ही है हमारे पास बहुत होती है, तो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन लेट अस बिगिन। और वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, डिनर्स एंड लंचेस एंड असराने एंड ज़ोहराने एंड इशाइये, वैसे कोई नहीं बुला रहा हमें इशाइये पे, तो बड़ा ही अरसा हो गया मुझे किसी ने
बुलाना होना हमें वैसे ही बुला लिया करें। खैर एनीवे बता आपको रहे कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI फिर साथ चल पड़े हैं और सबका मकसद किसी भी तरह हुकूमत को घर भेजना है। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। PDM 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी, लेकिन इस इवेंट से पहले ही इस्लामाबाद में एक खिचड़ी सी पक रही है और वो हम आपको बताते हैं क्या। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए भी ऑपोजिशन की मुलाकातें अरूज पर हैं और इनमें सबसे अहम शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से खुफिया मुलाकात थी। नॉट सो खुफिया एनी मोर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट। और इसके बाद तो हुकूमत की सफ़ों में जिसको कहते हैं ना खुलबली सी मच गई और ऑपोजिशन खलबली नहीं, वो गाने में खुलबली नहीं खलबली है, वो खलबली था। अच्छा हाँ। चले आप समझ आ गया ना आपको कि क्या हो गया। तो ऑपोजिशन से मुकाबले के लिए जी शेख रशीद ने इमरान खान को जहांगीर तरीन से राब्ते का मशवरा दे दिया। सुनिए। सद्दान कभी दरवाजे बंद नहीं करता। नून लीग 14 साल बाद काफ लीग की तरफ जा सकती है, तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं। मेरी ये सियासी राय है, मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा। अगर आपने ना मिलना हो ना मिलें। अगर अपोजिशन ये कहती है कि हमने कार्ड छुपाए हैं, तो इमरान खान ने भी छाती के साथ लगा के कार्ड खेलता है। वो आप मुलाकातें और बातें और गुजारशातें जो कर रहे हैं, कुछ नहीं निकलना आपका। कोई इशारा नहीं है, पल्ला मार के दीवा बजा गई ते आँख दा इशारा कर गई, बस ऐसे ही है। सच एन एंटरटेनिंग गाय, आई स्वेयर। जब भी ये गुफ्तगू करते हैं ना वैसे ही मज़ा आता है इनको सुनने का ही। खैर, और मतलब ऐसे इनका अंदाज़े बयान ऐसा है कि बस आप यकीन भी करते हैं और एक दिल आपका कहता है कि जो ये कह रहे हैं इस पे यकीन कर लिया जाए, और दूसरा साथ ही दिल कहना शुरू हो जाता है कि नहीं नहीं ये तो कहते ही रहते हैं। और अगर आप हिस्ट्री में जाके जरा असेस करें तो दोनों चीज़ें हुई हैं। बहुत से इनके कहने नहीं भी हुए और बहुत से हुए भी हैं। सो यू नेवर नो व्हाट। सो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी खुद भी मैदान में हैं और काफ़ी मुतहर्रिक हैं। उन्होंने पहले शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, फिर वो मौलाना फजलुर रहमान से मिले, कल अमीर जमात इस्लामी आसिफ अली जरदारी से मिलेंगे। आसिफ जरदारी लॉन्ग मार्च की हिमायत हासिल करने में तो कामयाब हो गए हैं। कल फिर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान भी मुलाकात हुई। रात को डिनर बड़ा एंटिसिपेटेड था। JUI के असद महमूद के अलावा बिलावल भुट्टो भी इसमें मौजूद थे। ख्याल था कि शायद अपोजिशन अपने पत्ते दिखाएगी, लेकिन मुलाकात का एलामिया रिवायती सा ही साबित हुआ और ज़राए बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के 10 में से 15 नाराज़ अरकान के इस्तीफ़ों की तजवीज़ पेश की, जिस पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ थी कि वज़ीर आज़म से पहले स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए और शहबाज शरीफ इस मामले में नवाज शरीफ से बात करने के बाद ही कोई जवाब देंगे। और आज फिर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात का एक और दौर होगा, यानी आज एक और दौर होगा। और साथ ही आप बताइए क्या होगा। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के दावे तो ऑब्वियसली कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि उस वक्त तक अपोजिशन को शायद खुद भी मालूम नहीं कि उसे कितने मेंबरान की हिमायत हासिल है। ये सारी बहुत ही आई थिंक until it actually comes to account nobody will ever know। और सवाल तो ये भी है कि हुकूमत को मेंबरान के अलावा जिनकी हिमायत हासिल होनी चाहिए उनकी हिमायत भी हासिल तो है, उसमें भी डूबियस बात अभी चल रही है ना, कुछ क्लैरिटी है नहीं। तो यही वजह है जी कि हुकूमत अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने का चैलेंज दे रही है ताकि सारी चीज़ें जो है ना खुल के सामने आ जाएं। अच्छा जी, इसी पे बात कर लेते हैं। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सना हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। राना साहब, बताया जा रहा था कि लाहौर की ये वाली बैठक जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तहरीक अदम एतमाद के लिए फैसला कुन मामला तय करेगी। अब ऐसा कुछ फैसला कुन सामने आया तो नहीं है, तो क्या ये समझें कि अपोजिशन के लिए मुस्बत खबरें हैं नहीं आप लोगों के पास, या फिर अभी शेयर नहीं कर रहे हैं आप आवाम से और हमसे? दोनों पार्टीज़ ने अदम एतमाद की तहरीक के सिलसिले में जो एफ़र्ट्स की हैं, जिन लोगों से राब्ते किए हैं, जो आगे से रिस्पॉन्स आया है और जो एक नंबर जो है वो सामने आता है, तो उसके ऊपर जो है वो नोट शेयर हुए हैं, उसके ऊपर जो है वो बात हुई है और इस तरीक़ाकार को आगे किस तरह से बढ़ाना है, मज़ीद इसमें किस तरह से जो है वो ज़्यादा जो है वो नंबर हासिल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई हैं और फिर उसके बाद ये तरीक़ाकार भी डिस्कस हुआ है कि हमने इसको किस तरह से टेबल करना है, किन तारीख़ों में करना है और उसके लिए दोबारा से एक मीटिंग जो आज होने जा रही है जिसमें तीनों जमातों के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब,
सदर आसफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब और कायदे इस पर इख्तलाफ, और PMLN के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा इस पे जो है वो गौर व फिक्र करेंगे। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अभी और भी मीटिंग्स होगी, तो उसके बाद फिर फैसला कौन से मुराद अगर मोशन का टेबल करना है तो मेरा ख्याल है कि वो मरहला जो है वो उसके बाद आएगा। अच्छा राना साहब, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अपेरेंटली इतनी क्लैरिटी भी नहीं है और इतने आपके फेवर में भी लग रही। ऑपोजिशन के इकट्ठा हो जाने के बावजूद, अब ये ज़रा गिन लेते हैं हम चीज़ें, हुकूमत बिल्कुल भी परेशान नहीं है। ना आप ये बता रहे हैं कि निशाना पंजाब होगा या वफाक, ना नंबर्स बता रहे हैं, ना ही कोई तारीख आप दे रहे हैं, ना कोई एक मेंबर PTI सामने आया कि अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात करे। तो हुकूमत आप चाहते हैं कि डरे, लेकिन क्यों डरे? देखें, हुकूमत जो है वो अगर डरी हुई नहीं है तो कम से कम बौखलाई हुई तो ज़रूर है, और उसकी बौखलाहट जो है उसके वज़रा के रोज़ के बयानों से जो है वो ज़ाहिर हो रही है। और जिस बौखलाहट का मुजाहरा मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद किया, और किस तरह से वो जलसे में जाके जो है वो गालियाँ दे रहे थे अपोजिशन को, तो अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उन्हें जो है वो उनमें कोई बैलेंस होना चाहिए, उनमें कोई वज़ीर-ए-आज़म या कम से कम एक सियासी लीडर जैसी जो है वो कोई गुफ्तगू, कोई अंदाज़ होना चाहिए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत जो है वो बौखलाई हुई है और इस किस्म की हरकतें जो है वो कर रही है, लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात बना रही है, ऐसे कवानीन ला रही है जिससे अपोजिशन को जो है वो मज़ीद इंतकाम का निशाना बनाया जाए। पहले भी वैसे 3.5 साल 4 साल उन्होंने और कोई काम नहीं किया, तो ठीक है, वो अपने तौर पे जो मर्ज़ी जो है वो बयानात दें, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन ये इस मरतबा एक बड़ी संजीदा कोशिश है, इस मुल्क के और आवाम के बेहतरीन मफाद में है। आवाम ये चाहते हैं, आवाम की ये जो है वो बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि इस सिलेक्टेड और नाहल टोले से जो है वो इस मुल्क की जान छूटे। तो इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश है ये बराबर होगी। चलो राना साहब, लेट्स सी, वक्त बताएगा कि आपकी ये संजीदा कोशिश कितनी कामयाब होती है। कोशिश करना सर्टनली आपका हक़ है। अब ये लास्टली आपसे जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत के तो सर्टनली अहम तरीन दिन हैं ही, लेकिन इस वक्त दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो भी माहौल आपको आई एम श्योर पता ही होगा, और यकीनन शहबाज शरीफ और जरदारी साहब भी उस पर नज़र रखे होंगे, और मियाँ नवाज शरीफ भी लंदन से बैठे। अब इस तरह के आलमी हालात में ये खित्ता भी इंतहाई अहम हो गया है, तो क्या इस पर भी कोई बात हुई है कि आलमी ताकतें यहाँ किसी बड़ी सियासी तब्दीली की मुतहम्मिल हो सकती हैं या तब्दीली देखना चाहेंगी? देखिए, ये एक जमहूरी अमल है, आइन और कानून के मुताबिक है। हमारे मुल्क का आइन जो है वो अदम एतमाद को जो है वो एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देता है। तो इसलिए किसी आलमी ताकत को या किसी दूसरे मुल्क को हमारे अंदरूनी मामलात में इस किस्म की मुदाखलत का ना तो हक़ है और ना ही उनको करना चाहिए। ये हमारा एक अपना फ़ैसला होगा। और वैसे जहाँ तक दुनिया के हालात हैं तो उनमें जो किरदार इस वक्त मौजूदा हुकूमत की नालायकी और नाहली की वजह से जो सूरत हाल हमें अफ़गानिस्तान साइड पे दरपेश है, जो कश्मीर में अब तक जो जुल्म हो रहा है, और हम उसके ऊपर एक इस्लामी मुल्कों की जो है वो मीटिंग नहीं बुलवा सके OIC की, ये हमारी कारकर्दगी है। तो उसमें तो पहले ही जो है इस हुकूमत की वजह से काफ़ी जो है वो पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो कमज़ोर है। तो हम समझते हैं कि जब इस मुल्क में जो है वो एक सही मानों में एक आइनी और जमहूरी हुकूमत होगी, इस मुल्क में आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक जो है हुकूमत होगी, तो वो ज़्यादा मौसर और ज़्यादा बेहतर किरदार जो है वो अदा कर सकेगी। उसका दुनिया के साथ डील करने का तरीक़ाकार भी है और उसका एक इज़्ज़त और मकाम भी जो है वो ऐसी हुकूमत से बेहतर होगा जिसके मतलब सारी दुनिया को पता है कि ये एक सिलेक्टेड टोला है और इसे एक रिग इलेक्शन के ज़रिए से एक साजिश के दायरे ऊपर से इक़दार लाया गया। चलें, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह साहब। regardless of whatever is happening around, you will go ahead and do what you are doing. हाँ जी, और आज जो है इशाइया होगा, आसिफ अली जरदारी साहब ने बुलाया है चौधरी बिरादरान को। सो इट इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, और अपेरेंटली एक और मुलाकात भी होने जा रही है मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल और शहबाज शरीफ की एट शहबाज शरीफ रेजिडेंस। सो इन्विटेशन
सो आज शाम की मुलाकात जिसमें डिनर भी शामिल है, जिसमें शायद मैच भी देखें। आपने कभी नहीं मुझे एशाइये पे बुलाया, क्योंकि मुझे नहीं पता ये एशाइया कौन है, और आप जो बुला रहे हैं आप वहाँ चले जाए, लेकिन मुझे लगता है इस एशाइये पे बैठ के ये मैच देखेंगे क्योंकि मैच बड़ा ज़बरदस्त है। तो आपको बताएं जी, पाकिस्तान सुपर लीग के लीग मैचेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, यू नो दैट। मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की फाइनल 4 में एंट्री जो है वो हो गई है। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आर आउट, वो उनका सफ़र जो है PSL 7 के साथ वो ख़त्म हो गया। कराची किंग्स जो हैं वो ने इवेंट में 9 मैचेस हारने का रिकॉर्ड बना लिया। वी हैव टू यू नो मेंशन दैट बिकॉज माशाल्लाह जो पिछले 6 साल से लाहौर कलंदर्स के साथ हो रहा था, तो वो तब भी हम मेंशन बात का करते बोझ हम अपने सीने पे लिए सालों से चल रहे थे, अब एहसास हुआ आपको? तो अब हम ज़रा उसको बांट रहे हैं। तो अब जी प्ले ऑफ मरहला शुरू होगा और HPL PSL का फाइनल कौन खेलेगा और इसका फैसला आज से शुरू हो जाएगा। और ये मैं कह रही थी कि आज वो सारे बैठ के क्या कर रहे होंगे, ये मैच देखेंगे और अपने सियासी मैच का भी फैसला करेंगे कि किस तरफ और किस तरह से आगे बढ़ना है और कौन कौन से प्लेयर को ऑन बोर्ड लेना है। अच्छा, जिगिंसी भाई इज विद अस और आज के मैच के हवाले से जरा उनसे बात कर लेते हैं। क्या हाल है आपका इंदी भाई? और सबसे पहले जी HBL PSL की फाइनल 4 टीमों का फैसला जो है वो हो गया है, अभी हमने पूरा बताया है। तो पहले बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान्स की, जो कि इस टूर्नामेंट में सबसे कामयाब टीम बनकर निकली है, मतलब काफ़ी अनबिलीवेबल उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो मुल्तान की कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर है या किस्मत आपको लगता है कि उनकी बहुत अच्छी है कि ऐसा उन्होंने रिकॉर्ड जो बनाना शुरू किया है इस सीज़न में? किस्मत पे तो आप है ना इतने मैचेस नहीं जीत सकते, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है कि 10 में से 9 मैचेस जीतने के लिए। लकी भी आप होते हैं, ऐसी नहीं बात कि जी लकी नहीं है, लेकिन सारी चीज़ किस्मत पे नहीं डालनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में मुल्तान वालों ने अच्छी प्लानिंग की, अच्छी क्रिकेट खेली, यूनाइटेड होकर खेले, जिसकी वजह से वो उनको इतनी कामयाबियाँ मिली हैं। और मेरे ख्याल में इसके पीछे, और जिस तरह रिजवान के भी अगर इंटरव्यू सुनो, उसने कैप्टनसी में जिस टाइम भी टफ हालात आए प्लेयर्स पे, तो उसने कहीं भी ऐसा नहीं शो होने दिया कि जी उसको कोई टफ हालात है या उसकी बॉडी लैंग्वेज गिर गई हो। तो मेरे ख्याल में सारों से ज़्यादा जो क्रेडिट है ये 9 जीत का, तो मेरे ख्याल में रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस का भी है क्योंकि जी उसने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, लेकिन उसका कैप्टनसी का भी रोल बहुत ज़्यादा है इसके बीच में। अच्छा, मुल्तान को इंजी भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है, लेकिन लाहौर कलंदर की बात करें तो आज के मैच में राशिद खान भी नहीं होंगे, तो क्या उनके जाने से आपको लगता है एक सर्टनली गैप तो आया है, वो गैप कौन फिल करेगा, उनके जाने से कितना फ़र्क पड़ेगा? और आपको क्या वजह लगी, क्या शाहीन की कप्तानी या और कोई वजह है जिसके बाद ये टीम लाहौर कलंदर पिछले टूर्नामेंट्स की निस्बत इतनी मजबूत और बेहतर फॉर्म में हमें नज़र आई है इन दिस सीज़न? नहीं, बिल्कुल राशिद वर्ल्ड क्लास बॉलर है और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। बॉल के साथ भी, बैट के साथ भी वो बहुत बड़ी इनिंग्स तो नहीं खेल सकता जिस बैटिंग नंबर पे आता है, लेकिन वहाँ आके वो एक क्विक फायर ज़रूर करता है कि 20-25 रन है ना तेज़ करके दे देता है 7 से 8 बॉलों पे। और फील्डर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टीम मैन था। डेफिनेटली लाहौर कलंदर को उसको जाने का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो बड़ी टीमें होती हैं जो अच्छा खेल रही होती हैं वो एक आधे प्लेयर को मैनेज कर लेती हैं। तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर को फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन उनको मैनेज कर लेना चाहिए कि जितना अच्छा वो खेलते आ रहे हैं या शाहीन ने जितने अच्छे तरीके से टीम को मैनेज कर रखा है, तो मेरे ख्याल में उसको कंटिन्यू करना चाहिए अपनी इस चीज़ को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज तो इंशाल्लाह वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड। एक तो आपको पता ही है ना, सियासी पिच पे भी ज़रा माहौल तेज़ हुआ है और आज के मैच पे भी ज़रा सबकी नज़रें हैं। लाहौर में ही दोनों मैच होने जा रहे हैं, लाहौर में बहुत सारे मैच चल रहे हैं। बट आई एम डेफिनेटली मोर इंटरेस्टेड इन द PSL वाला। इंडीड वी ऑल आर सो। अच्छा जी, ये रशिया यूक्रेन वाला थोड़ा सा समझाएंगे और फिर आपको बताएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म आज मॉस्को जा रहे हैं। तो आपको बताएं कि यूक्रेन तनाज़ा पर अमेरिका और रूस के दरमियान मज़ीद जो है ये तनाज़ा बढ़ गया है और उसके बाद खित्ते पर जंग के बादल जो हैं वो मज़ीद गहरे हो गए हैं। अमेरिकी सदर बाइडन ने रूस के कई इदारों और शख्सियात पर माली पाबंदियां लगा दी हैं। अमेरिकी सदर ने कहा, रूस की जानिब से यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अलग करने का ऐलान रूसी हमले का आगाज़ है और रूस से जंग का कोई इरादा नहीं, लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादी नेटो हदूद के हर इंच का दिफा जो है वो करेंगे।
यूक्रेन को दिफाई हथियारों की फरहमी जारी रहेगी। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अमरीकी सफीर ने यूक्रेन में अमन फौज दाखिल करने को नॉनसेंस करार दे दिया है। यूरोपीय यूनियन ने भी यूक्रेन के अलहदगी पसंद इलाकों में रूस का साथ देने वालों के खिलाफ माली और तजारती पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। उधर जापान और कनाडा ने भी पाबंदियों की हिमायत कर दी है। जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन मंसूबे को रोक दिया है, जिस पर यूक्रेन ने जर्मनी का शुक्रिया अदा किया है। चीन ने मुतल्लिका फरीकों को तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा दिया। ये बेस्ट मशवरा होता है ना। और इस सूरत हाल में आलमी मंडियों में तेल मजीद महंगा हो गया और कीमतें $100 के करीब पहुँच गई हैं। वज़ाहिर इस तनाजुर में रूस और अमरीका नवाज 2 कैंप्स बनते नजर आ रहे हैं। और इस कशीदगी के माहौल में हमारे वज़ीर आज़म आज रूस का 2 रोज़ा दौरा करने जा रहे हैं और ये दौरा पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ एतबार से तो अहम था ही, लेकिन सर्टनली रेस्ट ऑल असाइड अब ये इसी एतबार से अहम है कि दुनिया में इस वक्त जो इशू बना हुआ है, इस दौरे का क्या मतलब अखज़ किया जाएगा। अच्छा, ख़ास तौर पे आपने 2 कैंप्स की बात की है, तो फिर ये भी बड़ी बात है कि इस टेंशन में वज़ीर आज़म जो हैं वो मॉस्को जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस तासुर में तो देखा जाएगा कि विच कैंप डज ही बिलोंग टू। अयाज़ यूसुफ ज़ई हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। अयाज़, कुछ ज़रा डिटेल्स दीजिएगा। और ये कैंप वाली जो बात हो रही है इस वक्त, तो जो भी रशिया जाएगा, सदर प्यूटन से मिलेगा, तो यही लगेगा कि वो उस कैंप में हैं उनके साथ। देखिए जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो बिल्कुल आपकी बात सही है। एक तो ये दौरा आजकल नहीं प्लान हुआ, काफी पुराना ये दौरा था। बिश्केक में जब ये एससीओ समिट थी, उसी वक्त सदर प्यूटन ने इनवाइट किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि वो आए और उनसे वो मिलना चाहेंगे, और उन्होंने इनवाइट किया था। लेकिन उसके बाद फिर 1-2 दफा ऐसे हालात हुए कि प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सके। कोविड रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा आ गई थी और कुछ ट्रैवलिंग बैन्स चल गए थे, तो उस वजह से वो दौरा नहीं हो सका। उसके बाद फिर एक एससीओ समिट यहाँ रशिया में हुई, उस पर भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सके। फिर एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड थे और उनका ये प्लान था प्रेसिडेंट पुतिन का साइड लैंड में फिर 1-to-1 मुलाकात होगी, बायलैटरल जो भी पाकिस्तान रशिया का जो रिलेशनशिप होगा उसके हवाले से चीजों को मुख्तलिफ आगे लेके चलेंगे। लेकिन ये 2-3 दफा ऐसा हुआ कि ये मुलाकातें नहीं हो सकी। फिर फॉर्मली जो है वो चाइना में जब मुलाकात हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने हामी भरी कि वो आ रहे हैं। तो फिर ये जो भी दौरा है, ये चाइना में मुलाकात के बाद जो है ये तय पाया और प्राइम मिनिस्टर ने अब आने का फाइनली फैसला किया। तो ये जो यूक्रेन वाला मामला है, ये अभी डेवलप हुआ है और ये दौरा जो है ये इससे पहले तय हुआ था तमाम चीजें, क्योंकि हम इसको कवर करते हैं। काफी अच्छे से इसकी तैयारी हो रही थी, तो ऐसा कहना गलत होगा कि इस हालात में अगर कोई ये कहे कि इसको इसके साथ जोड़ा जा रहा है तो ये लेकिन फिर भी आपको पता है ये हालात इस वक्त हर चीज़ को टेक ओवर कर चुके हैं। और ऑल्दो वज़ीर आज़म ने कहा है कि जनाब हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन क्या किसी की तरफ से, और सर्टनली इस दौरे को मनसूख या कैंसिल या मौखर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के मुतरादिफ होगा, लेकिन क्या किसी ने रिजर्वेशंस का इजहार किया है नेटो ममालिक में से? अमरीका ने पर्टिकुलरली, जनाब ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों जा रहे हैं, या एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू फॉरेन ऑफिस इज अंडर कंट्रोल? मतलब ठीक है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है इस पर? देखिए जी, कुछ दिन पहले तकरीबन जब ये यूक्रेन वाला मसला खड़ा हुआ तो स्पोक्स पर्सन जो है व्हाइट हाउस की, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी कि हमें कोई इतराज नहीं, अगर कोई मुल्क किसी और मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बनाता है तो हमें इस पे कोई इशू नहीं है। इस वाले से जब हम यहाँ आ रहे थे तो स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान, उन्होंने हमें डिटेल में इसमें हमें ब्रीफिंग भी दी थी। और उनसे जब हमने पूछा कि अगर आप इस वक्त जो स्पेसिफिकली आपने भी क्वेश्चन किया कि अगर इस वक्त हम ये दौरा करेंगे तो ये लाउड एंड क्लियर एक मैसेज आएगा कि हम इस कैंप का हिस्सा हैं, और अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर लाउड एंड क्लियर होगा कि हम उस कैंप नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसको कैसे न्यूट्रलाइज करने का इरादा है? अच्छा, एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये कहा कि ये पहले से तयशुदा चीजें हैं, और हम तो देखें हमने पॉलिसी स्टेटमेंट्स हवाले से जारी भी की, बल्कि उसी दिन जो है वो वीकली ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमने क्लियरली कहा कि हम यूक्रेन का जो हल है उसको टेबल टॉप पर हम ये समझते हैं। चाइना भी ये कह चुका है, पाकिस्तान भी कह चुका है कि हम बिल्कुल भी किसी सूरत भी ना तो जंग चाहते हैं, ना वहाँ पर इस किस्म की कोई ऐसी हालात के हामी हैं कि दोनों तरफ कशीदगी बढ़े, जंग बढ़े और दोनों ममालिक के लोग जो है वो इससे सफर करें। क्योंकि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा,
हालत जंग में रहा बहुत ज्यादा, और इस खित्ते में पहले ही बहुत ज्यादा हालात खराब रहे। तो पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि पाकिस्तान टेबल टॉप पे और यूक्रेन का कोई भी चीज जो है वो बैठ के हल करने का हामी है। लिहाजा ये जो इस वक्त जो दौरा है ये पहले से तयशुदा है और इस हवाले से बड़ी ही क्लियर है। अमेरिका को भी इस चीज का अंदाजा है, बाकी नेटो को भी इस चीज का अंदाजा है, यूरोपियन यूनियन को भी इस चीज का अंदाजा है कि ये पहले से तयशुदा हमारा दौरा है। और इस हवाले से पाकिस्तान के अपने जो इस वक्त मसाइल हैं, स्पेशली जो अफगानिस्तान को लेकर के जो इस वक्त इस खित्ते में एक बहरान की शक्ल इख्तियार किए हुए है, और अफगानिस्तान की जो इस वक्त हालत है अब्दुल्ला, लोग तो इस वक्त यूक्रेन की हालत देख रहे हैं कि अफगानिस्तान को भी फौरी तौर पर एड्रेस ना किया गया तो ये हालात इससे ज्यादा वर्स हो जाएंगे। आपने माजी में भी देखा जब अमेरिकन को यहाँ आना पड़ा और जिन हालात में वो पहले हालात थे और उसके बाद अब जो हालात होने जा रहे हैं कि वहाँ पर खाने की किल्लत होती जा रही है और क्या वो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। Certainly, और पाकिस्तान इस बारे में, पाकिस्तान ही है जो इस बारे में दुनिया में आवाज़ उठा रहा है और बता रहा है कि जनाब ये बहरान हमारे साथ पैदा तो हो ही चुका है लेकिन अब ये बहरान बदतरीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। तो इन नटशेल अयाज आपसे यही बात हुई है कि ऑब्वियसली ये जो ट्रिप है ये मईशत और तजारत इसका एजेंडा है, लेकिन डेफिनेटली इसकी पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस भी होते हैं। तो लेट्स सी, हुकूमत की भी पूरी कोशिश होगी कि बिल्कुल जिस पॉइंट्स ऑफ एजेंडा के लिए जा रहे हैं उसी पे बात रहे और एक पॉलिटिकल फॉल आउट या फिर अजम्पशंस बाकी दुनिया को ना मिले। अयाज, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू। अच्छा जी, तो ये आज स्टार्ट होगा ये ट्रिप वज़ीर आज़म का टू मॉस्को फॉर 2 डेज़। अब देखते हैं कि जनाब वज़ीर आला सिंध ने जो एक्शन लिया है या आड़े हाथों लिया है पुलिस हुक्काम और पुलिस वालों को, और रेंजर्स की भी सर्टनली पुलिस की जिम्मेदारियां हैं कराची में, सिंध में, यहाँ पे उसका क्या असर पड़ता है। लेकिन हो ये रहा है कि अब आप लिटरली दोबारा वो माहौल आ गया कि कल मुझे भी एक अंधेरी सी गली में किसी काम के सिलसिले में जाने का इत्तेफाक हुआ। सामने से जो मोटरसाइकिल वाले भाई आते थे मुझे लगता था कि बस अब आएंगे और ये कहेंगे कि कुछ निकाल दो, जो कुछ है वो निकाल दो। तो वो खौफ की फ़ज़ा अब शहर में दोबारा प्रिवेल करना शुरू हो गई है, विच इज़ नॉट गुड। कराची ने बड़े अरसे में और बड़ी मेहनत के बाद इस खौफ की फ़ज़ा से अपनी जान छुड़ाई थी। प्लीज़ ये दोबारा ना होने दें। तो डिस्पाइट ऑल द अनाउंसमेंट्स बीइंग मेड ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, शहर में लूट मार जो है वो उसी रफ्तार से चल रही है जिस तरह चल रही थी। औरंगी टाउन, न्यू कराची, गुलशन इकबाल और नॉर्थ नाज़िमाबाद में मोटरसाइकिल सवार डाकू लूट मार करते रहे और कराची में स्ट्रीट क्राइम्स इस हद तक बढ़ गया है कि शहरी घरों से निकलते हुए डरते हैं और शहर की कोई गली, कोई सड़क, स्ट्रीट को जो है वहाँ क्रिमिनल से महफूज नहीं है। दे आर एब्सोल्युटली एवरीवेयर। नाउ दिस इज क्लोज टू होम नाउ, माय हाउस हेल्प, कल की बात है, एक गरीब खातून, उसकी मोटरसाइकिल को रंगी में चोरी हो गई इसी तरह। मतलब खड़े खड़े क्या करे बंदा यार, मतलब सीरियसली दिस इज हैपनिंग अराउंड अस और एनीबॉडी इज ससेप्टेबल। एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी कराची में जारी डाकुओं के खिलाफ जो सूरत हाल है उसके खिलाफ एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान कर दिया। शेख रशीद कहते हैं जी थानों में रेंजर्स लगा दें। उन्होंने क्या पेशकश की थी ये भी सुनने जरा। कराची में मैंने कहा है अगर मुराद शाह साहब कहें तो हम रेंजर्स थानों में भी देने के लिए तैयार हैं। और कराची में कल जो मैंने हालात देखे हैं वो नागुफ्ता बे हैं, क्योंकि मैं मरकज़ का वज़ीर दाखिला हूँ, अगर कहूँगा तो बात बहुत दूर चले जाएगी। ऐसे नज़र आ रहा है कि कराची में कोई कानून नहीं रहा और इसके बुरे नतीजे भी निकल सकते। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अरसा दराज से बरसर इक़्तिदार है, उन्हें बड़ा बुरा लगता है जब कराची के बारे में इस तरह की बात की जाती है, लेकिन ये हकीकत है। जब कराची में हालात बेहतर थे तो पूरा मीडिया भी इस बात का एतराफ़ करता था और हम जो कराची के रहने वाले हैं, शहरी हैं, वो भी कुछ बेहतर महसूस करते थे। तो अभी बहुत बुरी हाल है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं। काशिफ, आप बताइएगा कि ये क्या हुआ है एकदम से, ये लैक ऑफ इंटरेस्ट हम समझें सिंध हुकूमत की तरफ से, या फिर चूंकि हमने समझा कि सब ठीक हो चुका है तो अब क्या नजर रखना? एकदम तो जिन बोतल से बाहर नहीं आया, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा, ये वाकई एकदम डाकुओं ने सोचा चले जी फिर दें शहर का दोबारा से। अब्दुल्ला, इस हवाले से जब हम पुलिस के आला अफसरान से बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है चूँकि गुर्बत का रेशियो बढ़ रहा है तो शायद इसलिए करके स्ट्रीट क्राइम भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये लॉजिक उनकी समझ में नहीं आती है। अच्छा, इस पे एक बहुत ज़्यादा हिकमत अमली ये भी है कि मुख्तलिफ फोर्सेस बनाई दी जाती हैं। वो फोर्सेस कराची में कर क्या रही हैं इसका कोई नहीं पता। आपने जिक्र किया कि अंधेरे में, अब मुझे नहीं लगता कि कराची की सड़कों को अंधेरे की ज़रूरत है। दिन दिहाड़े लोग लुटते जा रहे हैं, चाहे कोई शॉपिंग मॉल में आप जाएँ, वहाँ से पार्किंग से आपकी गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, आपकी सड़कों से मोटरसाइकिलें हो रही हैं, इवन लोग घरों के अंदर भी महफूज हमें नज़र नहीं आते हैं, हाउस रॉबरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो शहर में इस तरह की
वारदातें हो रही हैं। हमने एक अंदाज़ा लगाया, जब हमने CPLC से रिपोर्ट ली तो पता चला कि कराची में यौमिया 150 के करीब मोटरसाइकिलें लोगों से छीनी भी जा रही हैं, चोरी भी की जा रही हैं और कोई नहीं मिलती, कोई वापस नहीं मिलती। अच्छा, मिलने वालों की जो तादाद है वो बताई गई कि जो 8,000 के करीब पिछले 1.5 माह के अंदर, जब से 2022 शुरू हुआ है, तो उसमें जो मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी गई उनमें से सिर्फ और सिर्फ 250 मोटरसाइकिलें जो है वापस बरामद की गई हैं। तो उसका रेशियो इतना कम है, और जो मिलती भी हैं वो उस कंडीशन में नहीं होती, उसका आधा सामान तो पहले से ही बिक चुका होता है। तो ये थोड़ी सी कंडीशन है कराची के लिए। तो पुलिस हुक्काम और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं कराची में क्या कह रहे हैं? ये ग्रैंड ऑपरेशन की बात की जा रही थी, शुरू हो गया, नहीं शुरू हुआ, कब से होगा या हो रहा है साथ साथ? Is there any concern in police department, ये IGs and different लोगों में, अफसरान में? देखिए, पिछले काफ़ी अरसे से IG की बात करें तो वो तो हमें ना कोई मौक़िफ़ देते हुए नज़र आते हैं, ना कहीं किसी इवेंट पे हमें मिलते हैं कि हम उनसे ये सवाल करें। एडिशनल IG कराची हैं, जब उनसे ये बात करते हैं तो उनकी जानिब से हमें ये बताया जाता है कि मुख्तलिफ फोर्सेस हम बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन क्या ये फोर्सेस माजी में नहीं बनी? जो बनी हुई है वो क्या कर रही हैं? जैसे हमारी SSU है, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, वो सिर्फ PSL की हद तक काम करती है, उसके बाद पूरा साल वो क्या करती है? हालांकि वो फोर्स एक बनाई गई थी, उसको एक बजट दिया गया था इसी काम के लिए, वो इसी काम के लिए बनाई गई थी। उसके बाद RRF एक हमारे पास फोर्स थी, एक लाल टोपी फोर्स थी, बड़ी मशहूर भी हुई थी, लेकिन उस लाल टोपी फोर्स का मसला ये हुआ था कि उसको पुलिस ने पेट्रोल नहीं दिया था। वो बाइक फोर्स बनाई गई थी कि बाइक के ऊपर जो है कराची की मुख्तलिफ गलियों के अंदर जो तंग गलियां हैं वहां। अच्छा, अब पुलिस से कोई एक्सपेक्टेशन रखी भी जाए या फिर ये काम रेंजर्स का है? रेंजर्स को ये काम करना चाहिए, लेकिन रेंजर्स से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं सिंपली कि हमारा डोमेन ही नहीं है कि हम इस पर काम करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो लिहाजा हम क्या कह सकते हैं, दुआ करें कि कराची के हालात बेहतर हो। जल्दी से आपको बता दें, अगर आप कराची में नहीं हैं तो हमारा कराची का मौसम जो है ना आजकल बहुत खूबसूरत हुआ है, बट डेफिनेटली नो सर्दी। मतलब मैं तो कहती हूँ हम स्प्रिंग से भी थोड़ा सा आगे जाके अच्छा, आपको पता है एक होता है ना काम जो हर मौसम की तब्दीली के वक्त करना पड़ता है, जब आपको सर्दियों के कपड़े वापस से अपने ठिकाने लगाने होते हैं और गर्मियों के कपड़े निकालने होते हैं, ये बड़ा टास्क एंड हाफ होता है। ये तब इसलिए टास्क एंड हाफ नहीं होता जब एक्चुअली कुछ महीनों की सर्दियां और कुछ महीनों की गर्मियां हो, तो फिर आगे पीछे कर सकते हैं। हफ्तों में अगर बात आई गई हो जाए तो फिर ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है कि भाई अभी तो निकाले थे तो अभी वापस रख रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सी चीजें तो पहनने का मौका भी नहीं मिलता। और बताना आपको ये था, हाँ, बहुत सी चीजें पहनने का मौका नहीं मिलता। आप यकीन माने, यकीन करें कि मैं एक लेदर जैकेट कब से ढूंढ रहा था और वो बिल्कुल एंड में मिली। तो व्हाट वर यू वेटिंग? अच्छा, मिली नहीं, वो मुझे बिल्कुल एंड में मिली, गुमी हुई थी। अच्छा, और मौसम हमारा ऐसा है कि वो लिटरली जिस साल वो जैकेट आपने ली और लेदर की जो चीजें हैं बस पहन लें, अगले साल ना वो ऐसे भूसा बना होगा, बिल्कुल भुर हो जाता। अच्छा, मेरी बात सुने, ये क्या साइंस है? मतलब लिटरली पिछले साल, जाहिर है असली लेदर तो होता नहीं है, ये फॉल लेदर होता है, जो भी सिंथेटिक लेदर होता है, उसका कॉलर झड़ना शुरू हो गया, बिल्कुल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। भाई ये क्या मसला है? ऑब्वियसली हम जब पंजाब से इधर मूव हुए और कुछ साल हो गए इस बात को, लॉन्ग बूट्स, वहाँ तो बड़ी सर्दी होती है, पंजाब में जब सर्दी होती है तो सालों से जो चीज़ें चल रही थी, वो पड़ी हुई थी और यूज़ होती थी, वो लिटरली एक साल के अंदर कराची शहर में ख़त्म। यहाँ का मौसम है विच रियली इरोड्स एंड मैंने आपको बताना ये था कि वो सर्दी के कपड़े रखने और गर्मी के कपड़े निकालने वाला काम मैंने कर लिया, एज इन मैंने नहीं, जन्नत में मतलब ऑर्डर प्लेस करना था ना, तो ऑफ कोर्स ऑर्डर ही किया था। आई नो एग्जैक्टली कैसे किया होगा, और मेरा इसलिए अभी तक नहीं हुआ क्योंकि वो मैंने खुद करना है, तो मैं तब करूंगी जब मेरे पास टाइम होगा। एनीवे, अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है। नूर मुकद्दम केस के बारे में भी आपको अपडेट करना है। कल बिलाखिर फैसला महफूज है, कल बिलाखिर अदालत फैसला सुनाएगी। पूरे मुल्क की नजरें हैं। मेरी जो कजन्स बड़े सारे, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस केस, तो उनका एक बड़ा सवाल था कि फैसला महफूज क्यों होता है। तो ये भी हम जरा कोशिश करेंगे कि हम जानने की कोशिश करेंगे इन द सेंस कि जब फैसला आ गया तो दे दो। ये बड़ा जेन्युइन सवाल है, ये बड़ा जेन्युइन सवाल है, खास तौर पे पीपल लिविंग आउटसाइड पाकिस्तान हैव नॉट इवन हर्ड कि ये महफूज क्यों होता है और फिर क्यों नहीं अनाउंस किया जाता। सो पाकिस्तान का ये अब लिटरली नॉट अ राइजिंग स्टार एनी मोर, ही इज़ अ स्टार। असफर को हम तब से जानते हैं जब ये NCA में छोटे छोटे कॉन्सर्ट किया करते थे। हाँ, बिल्कुल, बट यू नो ये तो स्टार थे तब भी, कॉलेज के डेज में भी स्टार थे, बिकॉज माशाल्लाह ये खुशशक्ल भी हैं और खुश आवाज़ भी हैं। सो सब लोग इन्हीं के आसपास होते थे, पर्टिकुलरली कॉलेज की खवातीन, लड़कियाँ वगैरह, कॉलेज की लड़कियाँ इनके साथ, इनके इर्द गिर्द ज़्यादा होती थी क्योंकि he has a complete package. So he has made it till Coke Studio. Geo News presents Coke Studio, which is indeed a big achievement. और किसी भी पाकिस्तान में गुलकार का ख्वाब होता है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ का जादू जगाए। इनकी जर्नी के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन इनसे कुछ गाने भी सुनेंगे लेटर इन द शो।
लेकिन सबसे पहले ये जो एक क्वेश्चन मार्क हमारे है हमारे यहाँ कि जी ये नूर मुकद्दम केस का क्या हुआ, और बहुत से लोगों का ये भी एतराज़ है कि इससे भी ज़्यादा जल्दी इसको कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया जी। पूरे मुल्क को हिला देने वाले नूर मुकद्दम केस की समाअत जो है वो मुकम्मल हो गई है और केस का फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि कल सुनाया जाएगा, टुमारो। और आखिरी समाअत में फरीकैन के वकला और प्रोसिक्यूटर ने हतमी दलाइल जो हैं वो दिए। मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र समेत दीगर मुल्ज़मान भी अदालत में मौजूद थे। प्रोसिक्यूटर ने हतमी दलाइल में कहा, पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी के मुताबिक डीवीआर पर कोई एडिटिंग नहीं हुई है। डीवीआर जो सीसीटीवी की डीवीआर होती है ना, अच्छा उसकी बात हो रही है। ओके ठीक है। और डीवीआर में नजर आने वाले अफराद ने भी तस्दीक की कि वो वहाँ मौजूद थे। मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र जो हैं वो जाए वकुआ से आला कत्ल के साथ गिरफ्तार हुआ, जो उन्होंने वेपन यूज किया था उसके साथ गिरफ्तार भी हुए थे। हालांकि इस किस्म के बीच में काफी कंफ्यूजिंग, याद है आपको, कपड़ों पे खून लगा था, इसके बाद कोई शक रह नहीं जाता। तो मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद का कहना है कि मुल्जिम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मांगी है, तफ्तीश से मुकम्मल मुतमईन है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। पिछले साल 20 मई को आपको याद करा दें, नूर मुकद्दम के कत्ल पर शदीद अवामी रद्द अमल भी आया था और अवाम इस केस को बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं। वज़ीर आज़म जो टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हैं ना अवाम से, अवाम के सवाल लेते हैं, उसमें उन्होंने इसका तस्करा भी किया था और उन्होंने कहा था मैं खुद पर्सनली देख रहा हूँ इसको। समाअत के दौरान ज़ाहिर जाफ़र और उसके वकला केस को बता दें आपको कि घुमाने की कोशिश भी करते रहे, जिसमें वो पागल भी हो गए ना। हाँ, पागल भी हो गया, व्हील चेयर पे आ गया, स्ट्रेचर तक पे आ गया और जहनी मरीज होने का ड्रामा भी किया। और ज़ाहिर के वकला तो क्या क्या बिलो द बेल्ट उन्होंने बातें नहीं की और किस किस तरीके से, मतलब बेसिकली घिनौने तरीके से इस केस को घुमाने की कोशिश की। लेकिन देखिए नो टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट ही किल्ड हर। बट सिंपल सी बड़ी बात है, चाहे वो जो करे, लड़की ने किया हो, इसने किया हो, व्हाटएवर द सिचुएशन वाज, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस आदमी ने उस लड़की को कत्ल किया है। सिर्फ कत्ल नहीं किया, उसके टुकड़े किए, उसके टुकड़े कर दिए, अगर उसको ज़िबा करके उसके टुकड़े कर दिए। बिल्कुल, अगर किसी ने बात करनी है तो प्लीज इस बात की डिटेल कर लें, उसके बाद पहले क्या होता रहा, कि क्या वजूहात थी, फॉरगेट इट। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसने किया है। शाह खावर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वकील हैं नूर मुकद्दम के इस केस में। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब। शाह खावर साहब, नूर मुकद्दम केस एक ऐसा हाई प्रोफाइल मामला है जिस पर सबकी नज़रें वज़ीर आज़म साहब तक इसका तस्करा कर चुके हैं, आवाम का बहुत इंटरेस्ट है। अब समाअत मुकम्मल हो चुकी है, आप समझते हैं कि आपका केस इतना मजबूत है कि मुजरिम जो बड़ा इन्फ्लुएंशियल भी है वो नहीं बच पाएगा? ये बुनियादी तौर पे एक मुकदमा जो है ये एक अनसीन मर्डर है कि जिसमें जो मुल्ज़िम है इसमें ज़ाकर जाफ़र, उसके अलावा कोई इसका चश्मदीद गवाह नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक अंधा कत्ल है, ये ब्लाइंड मर्डर भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो इसमें मरकज़ी मुल्ज़िम है वो उसके घर में ये वक़ूआ हुआ, और ना सिर्फ उसके घर में बल्कि उसका जो रिहायशी कमरा है वहाँ से उसकी जो मुतवफ़िया है उनकी जो डेड बॉडी है वहाँ से बरामद हुई उस हालत में, ये ख़ुद भी वहाँ पे मौजूद था और उसको फिर जो है वो पुलिस ने कस्टडी में भी वहीं से लिया। तो इसके ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा वाक़याती शहादतें मौजूद हैं जिनको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ों शक्लों में है। जैसे कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, वो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, उसको आप लास्ट पीस ऑफ एविडेंस भी कह सकते हैं। तो हम पर उम्मीद हैं कि जितना अच्छा इसमें प्रोसिक्यूशन ने इस केस को प्रोसिक्यूट किया, और हमने भी प्रोसिक्यूशन को जो है उनके साथ हमने भी कंप्लेनेंट की साइड से जो है हमने भी इसको केस को प्रॉपर्ली परसू किया। हमें उम्मीद है कि हमने वो तमाम शहादतें जो हैं वो उसमें गुजार दी हैं, और जितनी भी फॉरेंसिक और साइंटिफिक बुनियादों पर इकट्ठी गई जो शहादतें हैं वो भी सफ़ाए मिसल पर आ चुकी हैं। और हम पर उम्मीद हैं कि हमने एक अच्छा केस प्रेजेंट कर दिया है, और इसके नतीजे में अदालत जो है वो 24 तारीख को इसका फ़ैसला कर देगी, और इस पे इंशाअल्लाह न सिर्फ नूर मुकद्दम, उसकी फैमिली, बल्कि जितने भी उनको फॉलो कर रहे हैं सबको इत्मीनान होगा कि इसमें इंसाफ हो। अच्छा शाह खावर साहब, ऑब्वियसली कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो लिटरली केस स्टडी बन जाते हैं, बिकॉज उस पर वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आवाम का, और फिर इवन आउटसाइड द कंट्री अगर देखा जाए, ये इस किस्म का एक मर्डर एक केस हुआ है कि जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है, दे वॉन्ट टू नो कि इसमें जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस केस की समाअत के दौरान बार बार ये तासुर मिलता रहा, तफ्तीशकारों ने कुछ
रोल छोड़े थे जिसका फ़ायदा जो है वो मुल्ज़मान को पहुंच सकता था। तो आपको भी ऐसा लगा कि ऐसा हुआ और तफ्तीश कुछ और बेहतर परहैप्स की जा सकती थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तफ्तीश जो है ये बिल्कुल अपने असल अंदाज में हुई है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब एक अनसीन मर्डर होता है तो उसमें कंप्लेनेंट भी और पुलिस मिल के कुछ जो है वो शहादतें घड़ लेते हैं, जाली शहादतें बना लेते हैं। तो इस केस में पुलिस ने, चूँकि हम भी उसकी सुपरविज़न कर रहे थे, हमने कोई इसमें जालसाजी का एलिमेंट शामिल नहीं किया, कोई झूठा गवाह नहीं बनाया, कोई चांस विटनेस नहीं बनाया। इस वक़ुआ को हमने उसी हालत में रहने दिया और वहाँ से तफ्तीश की। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो शहादत है वो साइंटिफिक बुनियादों पर इकट्ठी गई की शहादत है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स मौजूद हैं कि ऐसे केसेस जिसमें कि कुछ चश्मदीद गवाह न भी हो लेकिन साइंटिफिक बुनियादों पर इकट्ठी की शहादत जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलती, वो 100% एक्यूरेट होती है। क्योंकि एक जो गवाह है उससे भूल चूक भी हो सकती है, वो उसमें गलत बयानी भी कर सकता है, उसमें चीज़ों की आमेज़श भी कर सकता है, लेकिन एक डीएनए रिपोर्ट है या एक फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है या एक सेरोलॉजी की रिपोर्ट है, वो तो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होती है और उसके नतीजे में ऐसी सज़ाएं जो हैं सख्त से सख्त हुई हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक अपहोल्ड किया गया। लास्टली शाह साहब, लेट्स सी इंशाल्लाह क्या होता है और हम सब की दुआ ये है और उम्मीद भी यही है कि इंसाफ तो मिले ही मुतवफ़िया को और उनके घर वालों को, लेकिन एट द सेम टाइम मकतूला को, मतलब ये कानूनी जंग जो है ना जल्द अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुँचे। अब लास्टली ये बताइएगा कि मुल्ज़िमान के वकला के तेवर बता रहे हैं कि वो सर्टनली अपील में जाएंगे और जितना लटका सके वो इसको लटकाएंगे, तो आप और आपके मौक्किल भी इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर इसमें मुल्ज़मान को सज़ा होती है और सख्त सज़ा होती है, और इसमें आपको पता है कि जो सबसे बड़ा जुर्म है वो 302 ताज़ीरात पाकिस्तान है, जो कि मेन मुल्ज़म के ऊपर भी है और उसके शरीक मुल्ज़मान के ऊपर भी है कि उन्होंने उसकी इयानत की है, उसकी सख्त से सख्त सज़ाए मौत है। और जब किसी भी जुर्म में सज़ाए मौत अवॉर्ड करती है सेशंस कोर्ट, तो वो सेशन कोर्ट पे ये लाजिम है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत को वो उसका रेफरेंस जो है वो हाई कोर्ट में देगी, और हाई कोर्ट के जब तक 2 मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं उसको कंफर्म नहीं करते डेथ सेंटेंस को, तो उस वक्त तक उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। तो अगर इसमें सज़ाए मौत होती है तो उसमें तो लाजिम है कि वो तो फिर जुडिशल स्क्रूटनी अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको 2 कम अज़ कम जजेस ऑफ द हाई कोर्ट करेंगे, फिर जाके उस पर अमल दरामद होगा। बहुत शुक्रिया आपका खावर साहब, एंड लेट्स सी कल इस केस का क्या फैसला आता है। फिंगर्स क्रॉस्ड, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। या फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि सजाए मौत के अलावा तो देयर शुड बी नथिंग लेस देन दैट। मतलब ये हमारा ओपिनियन है, और बाय द वे हमारा क्या ओपिनियन है, पूरी कौम का ये ओपिनियन है। ये जो केस है ये सारों ने डिस्कस की है क्योंकि बड़ा ओपन हकायक सारे बड़े सामने थे, तो लोगों के एक इंटरेस्ट भी था और डिस्कशन भी हुई, एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक एवरी